हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदास्त्रा द हिंदू एनालिसिस फॉर 17 जून 2023। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 17 जून 2023 में द हिंदू में आए हुए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के एनालिसिस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन जो है क्या है, आपको बताना है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो मिनिस्ट्री है कौन सा है, यानी कि किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आता है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट किस मंत्रालय के अधीन है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, यानी कि पहले आर्टिकल की तरफ। ये फ्रंट पेज पे आपको कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं देखने को मिलेगा आज के पेपर से। बस यहाँ पे गुजरात में जो ग्रेपल छोड़ है, ये बीपर जॉय के लेके इसको लेके ये आर्टिकल में आया हुआ है। ये बीपर जॉय जो है गुजरात में, ये ज़्यादा अपना डेवेस्टेटिंग यानी कि जो डेवेस्टेटिंग है, विनाश है, वो कर रहे हैं कहाँ पे, गुजरात में। ये बिपरजॉय के बारे में बस आपको पता होना चाहिए कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। ये बेसिकली अरेबियन सी से ओरिजिनेट हुआ है और ये गुजरात की तरफ अभी मूव कर रहे हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा बोला जा रहा है कि ये जो बिपरजॉय है, इसका इंटेंसिटी हम लोग पता नहीं कर पा रहे हैं अच्छी तरीके से, या फिर जो भी पता कर पा रहे हैं वो सही नहीं हो पा रहा, बिकॉज ये जो अरेबियन सी है, इसका पानी क्या हुआ है, ओशन का जो पानी है इसका वार्म यानी कि ये वार्म हो चुका है, यानी कि पानी का जो टेम्परेचर है ये ज़्यादा हो चुका है। इस कारण से क्या होता है, यहाँ पे जो भी विंड्स वगैरह बनते हैं उनकी डायरेक्शन तय कर पाना उतना सटीक नहीं हो पाता है एज कम्पेयर टू जहाँ की पानी कम वार्म होते हैं, यानी कि थोड़े से ठंडे होते हैं, वहाँ के डायरेक्शंस को पता कर पाना। बेसिकली ज़्यादातर जो साइक्लोन्स आते हैं, साइक्लोन्स यानी कि चक्रवात जो आते हैं, ये बे ऑफ बंगाल वाली रीजन में आते हैं। फॉर एग्जांपल ये अगर मैं रफली इंडिया का मैप ड्रॉ करूँ तो ये अरेबियन सी आपको देखने को मिलेगा और इधर बे ऑफ बंगाल। ज़्यादातर साइक्लोन्स बे ऑफ बंगाल में आते हैं बिकॉज यहाँ पे जो है वाटर का वार्मनेस लेवल यानी कि वाटर का जो टेम्परेचर है ये लो होता है, और यहाँ से इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या भी किसी भी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा पता लगाना आसान हो जाता है कि इस साइक्लोन्स का रुख किधर होने वाला है, यानी कि साइक्लोन्स यहाँ से बनने के बाद किस तरफ जाने वाली है, और ये साइक्लोन का इंटेंसिटी क्या होने वाला है, यानी कि विंड का स्पीड वगैरह, इन सब सारी चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से पता कर पाते हैं, और वो जो प्रेडिक्ट करते हैं ज़्यादातर सही होता है। लेकिन अरेबियन सी में क्या होता है, वार्म जो पानी का लेवल है, पानी का जो टेम्परेचर है ये ज़्यादा होता है, इस कारण से नहीं कर पाते हैं हवा का जो भी ये विंड स्पीड है या फिर वो विंड का डायरेक्शन है, ये पता नहीं कर पाते हैं ठीक तरीके से, या जो भी पता करते हैं वो सही नहीं हो पाता। यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि अरेबियन सी में ये पानी का लेवल गर्म क्यों हो जाता है और इधर ठंडा क्यों होता है। इसका बस एक ही जवाब है कि अल नीनो इफेक्ट, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा। अल नीनो इफेक्ट क्या होता है, ये अगर रसिया है, रसिया नहीं, अगर मैं अमेरिका का मैप बनाऊँ रफली, ये और ये साउथ अमेरिका, तो यहाँ पे क्या होती है, पानी गर्म होती है। क्यों? क्योंकि अल नीनो की इफेक्ट से। और इधर मैं एशिया का थोड़ा सा मैप बनाऊँ, ये रफली मैप है, आप लोग प्लीज़ इसमें ज़्यादा ये वो मत करना। यहाँ पे क्या होती है, ये पानी इधर जाती है, ऐसे ये पानी इधर जाती है, और यहाँ पे जो गर्म पानी है ये पानी क्या होता है, इधर आता है। इससे क्या होता है, ये जो गर्म पानी है ये इधर आया, इधर आने से क्या होता है, ये वाला पानी इधर जाता है, फिर ये क्या होता है, थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। इस कारण से ये गर्म पानी इधर हो जाता है, तो ओशन का पानी क्या होता है, गर्म होता है एक जगह से दूसरी जगह में। ठीक इसी तरीके से ये कौन सा पार्ट में है, ओशन का वेस्ट वाले पार्ट में ये पानी गर्म आपको देखने को मिलेगा। ठीक इसी तरीके से अगर मैं इंडिया के बारे में बात करूँ तो इंडिया का भी ये जो अरेबियन सी वाला पार्ट है, यहाँ पे ओशन का पानी आपको गर्म देखने को मिलेगा। ये बेसिकली जो भी लैंड एरिया होते हैं, लैंड के वेस्ट में जो पानी होते हैं, ओशन होते हैं, वो उसका पानी गर्म होता है एज कम्पेयर टू ईस्ट वाले एरिया के। सो ये था इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा जो प्रेडिक्शन की जा रही है साइक्लोन बिपरजॉय के बारे में, वो गलत होती दिख रही है, उतना ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट थोड़ी थोड़ी जो है गलत होती दिख रही है। अभी जो बिपरजॉय है ये कहाँ पे है, ये इसका लोकेशन बताया जा रहा है गोवा से 700 किलोमीटर वेस्ट में इसका अभी इसका जो उद्गम है वहाँ पे हुआ है, और यहाँ पे अभी अपना तहलका मचा रहा है बिपरजॉय। ये नाम किसके द्वारा सजेस्ट किया गया है, कौन सा कंट्री के द्वारा, बांग्लादेश। बिपरजॉय आपको एक बंगाली नाम देखने को मिल रहा है, ये बांग्लादेश के द्वारा सजेस्ट किया गया है। इसके बाद जो साइक्लोन आने वाला है, अगर आएगा, भगवान ने करे साइक्लोन आए, अगर आता है तो तेज इसका नाम रखा गया है, जो कि इंडिया के द्वारा सजेस्ट किया गया है। बिपरजॉय से पहले साइक्लोन मोचा आया था, MOCHA मोचा, ये नाम येमेन के द्वारा जो सजेस्ट किया गया था, येमेन के द्वारा। और साइक्लोन मोचा कहाँ पे आई थी, बे ऑफ बंगाल में आई थी। नाउ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, IMD के बारे में। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बिकॉज ये न्यूज़ में है और एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बन रहे होते हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो फाउंडेशन हुआ था, कब हुआ था, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का फॉर्मेशन या फिर सेटअप कब किया गया था,
ये 1875 में किया गया था। और ये पता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, इसका सेटअप हुआ था 1950s में, यानी कि इससे 75 साल पहले ही इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का सेटअप हो चुका था। यानी कि हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से 75 साल भी पहले सेटअप कर दिया गया था। और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो आपको हेड देखने को मिलेंगे, ये कौन है? ये उड़ीसा से हैं, भद्रक डिस्ट्रिक्ट से, और इसे साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि इनके द्वारा जो प्रेडिक्शन होती है साइक्लोन्स के बारे में वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है, इसलिए हम लोग इसे साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है टाइटल इसका क्या है? इसका टाइटल है मोहपात्रा, मृत्युंजय मोहपात्रा इनका पूरा नाम है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हेड का। ओके, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? ये न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की। WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, हेडक्वार्टर आपको जेनेवा में देखने को मिलेगा, सेटअप 1950s में, जैसा कि मैंने आपको बताया। और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट चुने गए हैं। ये वाइस प्रेसिडेंट का नाम है डॉक्टर सुलो, SULO, सालो या सुलो ऐसे करके प्रोनाउंस करते हैं। ओके, और इसका जो टेन्योर स्टार्ट होगा ये 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट होने वाला है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का ना। सो ये था साइक्लोन बिपरजॉय के बारे में। और इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल आपको बगल में देखने को मिलेगा, नेहरू लाइब्रेरी जो है इसका नाम रीनेम कर दिया गया है, यानी कि दोबारा इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया है। नेहरू लाइब्रेरी का नाम पूरा क्या है? द नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, NMML। इसका नाम चेंज करके रखा गया है प्राइम मिनिस्टर मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है। इस बस नाम चेंज करके रखा गया है, बाकी पॉलिटिकल एजेंडा इसमें चलती रहेगी, उस पर हम लोगों को नहीं जाना है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। एडिटोरियल वाली पेज से आपको देखने को मिलेगा, जो स्टेट वाला पेज है वहाँ से कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, इसलिए मैंने सेलेक्ट नहीं किया, क्योंकि सारे के सारे पॉलिटिकल न्यूज़ है उसमें, सो मैंने उसको सेलेक्ट नहीं किया। एडिटोरियल वाले पेज पे आते हैं। एडिटोरियल वाले पेज पे क्या है? रेलवे सेफ्टी जो है, लिसन टू द वॉइसेस फ्रॉम बिलो, नीचे से आवाज़ सुनने के बारे में बताया जा रहा है। ये बेसिकली लिखा गया है फॉर्मर इंडियन रेलवे के जो सर्विस मैकेनिकल इंजीनियर है उनके द्वारा, और इसके मैनेजर स्टाफ जो है इनके द्वारा लिखा गया है। और ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो हाल ही में उड़ीसा में ट्रेन ट्रेजिडी हुआ है, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, उसको लेके आर्टिकल में आया हुआ है। बेसिकली क्या है, हम लोग कहाँ पे प्रभाव डालते हैं? अगर ये एक्सीडेंट हुआ तो ज़्यादातर दबाव किस पे बना? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे पे बना, यानी कि रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी पे बना। लेकिन यहाँ पे राइटर के द्वारा बातें बताई जा रही कि इसमें कोई गलती नहीं है। गलती कहाँ पे होती है? नीचे लेवल से होती है, यानी कि जो भी ग्राउंड स्टाफ वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, जो भी रेलवे लाइंस में, उसके द्वारा यहाँ पे गलती हुई है। तो हमें आवश्यकता है इनको ट्रेन करने की उस लेवल पे, इनको उस तरीके से ट्रेनिंग वगैरह देने की, इनको उस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की कि इनकी एक गलती की वजह से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, इसको लेके ये आर्टिकल में मेंशन किया गया है। बाकी रेलवे की जो पिछले 2 डिकेड से, यानी कि 2 दशकों से हम लोग बात करें तो एक्सीडेंट का जो नंबर है ये काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ है, और रेलवे की जो ट्रैक्स वगैरह हैं, रेलवे के रूट्स वगैरह, ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। इससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि रेलवे जो है सेफ्टी कंसर्न्स को लेके काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्ड है, और सेफ्टी को लेके काफ़ी अपनी जो भूमिका है वो निभा रही है, यानी कि रेलवे एक्सीडेंट्स को काफ़ी कम किया गया है रेलवे के द्वारा। तो हम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए, एक एक्सीडेंट हुआ है, ये अगर पिछले कुछ डेटा का ये इन्होंने क्या किया है, मेंशन किया है, पिछले कुछ दशकों में जो एक्सीडेंट हुआ था रेलवे का वो अराउंड 375 ऐसे कुछ एक्सीडेंट, आपको उस डेटा में नहीं जाना। अभी जो है दिस ईयर, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21 to 22, इसमें जो एक्सीडेंट हुआ है ये ओनली 22 एक्सीडेंट्स हुआ है। इसको लेके ये आर्टिकल में मेंशन किया गया है। तो यानी कि रेलवे, इससे क्या पता चलता है, रेलवे जो है काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी कंसर्न कर रहा है एज फार एज एक्सीडेंट्स आर कंसर्नड। सो ये रेलवे के बारे में आर्टिकल था, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। रियल एम्पावरमेंट कहाँ पे किया जाना चाहिए, उसको लेके ये आर्टिकल में आया हुआ है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अच्छा, रेलवे के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि रेलवे के बारे में इंपॉर्टेंट हो हमें यहाँ पे डिस्कस कर लेनी चाहिए। जैसे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के बारे में बात करूँ तो अनिल कुमार जी आपको रेलवे बोर्ड के चेयरमैन देखने को मिलेंगे, ANIL KUMAR। रेलवे के जो जोन्स है, कितने जोन्स है टोटल? 18 जोन्स है रेलवे में अभी फिलहाल। रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म का स्टेशन जो आपको देखने को मिलेगा ये कहाँ पे? हुबली, जो कि कर्नाटका में है। ये स्टेशन देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट 14 पॉइंट समथिंग किलोमीटर्स का, ये लॉन्गेस्ट किलोमीटर का रेलवे स्टेशन। रिसेंटली जो मुंबई में चर्च गेट रेलवे स्टेशन है, चर्च गेट रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदल के CD देशमुख रेलवे स्टेशन रख दिया गया। CD देशमुख कौन थे? हमारे इंडिया के जो
एक फाइनेंस मिनिस्टर भी थे सी.डी. देशमुख सर। उसके बाद आरबीआई के जो चेयरमैन है ये भी थे, आरबीआई के गवर्नर, सॉरी चेयरमैन नहीं, गवर्नर पोस्ट हम लोग बोलते हैं आरबीआई में सबसे ऊपर का पोस्ट, उनके गवर्नर भी बने हुए हैं सी.डी. देशमुख। सेकेंड जो फर्स्ट इंडियन गवर्नर है ये हमारे सी.डी. देशमुख सर थे। ओके, इंडियन रेलवे के बारे में बात करें, रिसेंटली जो ये वंदे भारत ट्रेन्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, वंदे भारत ट्रेन्स, पहले हम लोग ट्रेन 18 के नाम से जानते थे इसे, वंदे भारत ट्रेन्स को, क्योंकि 2018 में ये ट्रेन्स जो है लॉन्च किया गया था। सबसे पहले 2 ट्रेन्स लॉन्च किए गए थे, कहाँ से, दिल्ली से कटरा और दिल्ली से वाराणसी वाले रूट पे। अभी हमारे कंट्री में टोटल 400 वंदे भारत ट्रेन्स लाने की बात की जा रही है टिल द फाइनेंशियल ईयर 2025 तक। और ये वंदे भारत ट्रेन्स की मैन्युफैक्चरिंग स्पीड जो है ये बढ़ाने की बात की जा रही है। अभी सिर्फ बनाया जा रहा था ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में, लेकिन और 3 जगह बनाने की बात की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। ये कौन से 3 जगह है आपको इसके बारे में बताना है। ये जो 3 जगह है ये कौन कौन सा है, लातूर महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, सोनीपत जो कि दिल्ली NCR रीजन में आता है हरियाणा में देखने को मिलेगा, इसके बाद रायबरेली जस्ट लखनऊ के नीचे एक डिस्ट्रिक्ट है रायबरेली, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये तीनों जगह पे ICF के अलावे तीनों जगह पे वंदे भारत ट्रेन्स जो है मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। और उसके बाद रेलवे के नंबर्स आपको याद नहीं रखने, वंदे भारत ट्रेन्स के जो ट्रेन्स जो है लॉन्च किए जा रहे हैं अभी फिलहाल 14 या 15 ट्रेन्स जो है लॉन्च कर दी गई है अभी तक। आपको नंबर्स याद नहीं रखने हैं, रूट्स याद नहीं रखने हैं, उसके बारे में कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं करना है। अब क्या होती है रेलवे के जो एक चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है, कहाँ पे, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, ये आपको वेस्ट बंगाल के ईस्ट मेदिनीपुर, आई थिंक कंफर्म नहीं हूँ, यहाँ पे जो चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है ये आपको देखने को मिलेगा। चितरंजन कौन थे, हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर थे जो कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग कर रहे थे। ओके, सो ये था रेलवे के बारे में। आप लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, US ईरान के बीच में न्यूक्लियर डील जो हुआ ये कंप्लीट हो चुका है। अभी US में किसका प्रेसिडेंट है, कौन है प्रेसिडेंट, जो बाइडेन साहब। पहले कौन थे, जो बाइडेन से आने के पहले 2020 से पहले ये थे डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे क्या हुआ था, ईरान पे आरोप लगाया गया था इनके द्वारा कि ईरान जो है न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री बन रहा है, यानी कि न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह कर रहा है, न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है ईरान। इस चीज़ को लेके इन दोनों के बीच में क्या होती, जो टेंशन है वो हुआ था। इससे क्या होता था, US ने क्या किया, इस पर जो बैन कर दिया ईरान को, काफ़ी सारी चीज़ों में सैंक्शंस वगैरह लगाए गए। सैंक्शंस मतलब कि प्रतिबंध लगाए गए ईरान पे कई सारे व्यापार को लेके। अब क्या होता है, अब जो ईरान और US के बीच में न्यूक्लियर डील हो चुका है, यानी कि ईरान ने बोल दिया कि हम न्यूक्लियर जो बम वगैरह है न्यूक्लियर पावर कंट्री नहीं बन रहे हैं। और ये जो डील है ये किया गया है एक मीडिएटर के द्वारा, और ये मीडिएटर है एक कंट्री। ये कंट्री कौन सा आपको देखने को मिलेगा, ये जो कंट्री है आपको ये मिलेगा आपको ईरान, US, और इसके बाद ये जो डील कराई गई ये आपको सऊदी अरबिया, आई थिंक सऊदी अरबिया के साथ ये कराया गया। आप एक बार पढ़ना है आपको समझ में आ जाएगी, याद नहीं आ रहा किसके द्वारा, सऊदी अरबिया या UAE, इन दोनों में से किसी एक के द्वारा कराई गई है डील, न्यूक्लियर डील। ईरान ने रिसेंटली क्या किया है, ईरान जो अंडरग्राउंड एयरफोर्स स्टेशन है वो बनाया है, जिसका नाम रखा है ईगल 44, EAGLE ईगल 44। ईरान के प्रेसिडेंट आपको अशरफ घानी साहब देखने को मिलेंगे, ASH अशरफ घानी साहब। उसके बाद ईरान रिसेंटली जो ईरान के 3 रिपोर्टर्स हैं, इनको यूनेस्को गिलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ मिला हुआ है रिसेंटली। इन तीनों जो रिपोर्टर्स हैं इनके नाम याद नहीं आ रहा मुझे, मैं फिर बताऊंगा कभी आपको। यूनेस्को गिलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ मिला हुआ है। ये गिलर्मो कानो कौन थे, अच्छा इन तीनों को क्यों मिला हुआ है, क्योंकि ईरान में रिसेंटली एक वीमेन प्रॉपरली हिजाब नहीं पहनने के कारण इसको जेल में रखा गया और वहाँ पे इसकी डेथ हो जाती है कस्टडी में। इसको लेके ये पूरा ग्राउंड रिपोर्टिंग जो ये तीनों रिपोर्टर्स थे इन्होंने किया था, इस कारण से इसे यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ मिला हुआ है, यूनेस्को गिलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़। ये गिलर्मो कानो कौन है जिसके नाम पे ये प्रेस फ्रीडम प्राइज़ रखा गया है, ये बेसिकली एक रिपोर्टर थे, एक जर्नलिस्ट थे, कहाँ से, कोलंबिया से, जो कि आपको साउथ अमेरिकन कंट्री देखने को मिलेगा। और ये कोलंबिया से थे, कौन, गिलर्मो कानो। 1986 में इसकी रिपोर्टिंग हो जाती है, एक वॉर का जो रिपोर्टिंग है वो कर रहे थे, सॉरी इसकी डेथ हो जाती है 1986 में, वॉर का रिपोर्टिंग करने के टाइम पे 1986 में डेथ होती है। 1997 से इसका नाम गिलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ रख दिया गया। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। सो ये था ईरान के बारे में। अब ईरान आपको जो
ईरान में हम लोग एक पोर्ट भी डेवलप कर रहे हैं। कौन सा? पाकिस्तान में किया जा रहा है गवादर पोर्ट चाइना के द्वारा। ईरान में हम लोग कर रहे हैं एक पोर्ट डेवलप, इसका नाम है नाम क्या है? ईरान में जो पोर्ट डेवलप कर रहे हैं नाम इसका ये भी भूल रहा हूँ, सॉरी फॉर डैट। बढ़ते हम लोग आगे। ईरान का जो पोर्ट है ये कौन सा है मैं आपको फिर कभी बताऊँगा देख के, या फिर आप बताओ सर्च करके गूगल वगैरह में, या फिर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वार्मिंग ओशंस मेक इट हार्डर टू फोरकास्ट साइक्लोन्स इन अरेबियन सी। ये वही आर्टिकल है जो कि मैंने आपको शुरू में साइक्लोन बिपरजॉय के बारे में फर्स्ट पेज पे आर्टिकल आया हुआ था, उसी के बारे में। ये वार्मिंग जो ओशंस में है ये क्यों हो रहा है इसको लेके आर्टिकल आया हुआ है, और ये फोरकास्ट करने में साइक्लोन्स के जो है ये दिक्कत कर रही है ओशंस में वार्निंग आने के कारण। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। PM ट्यून्स इनटू म्यूजिकल एफर्ट टू प्रमोट यूज मिलेट्स। ये क्या बेसिकली 2023 को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर रोम में देखने को मिलेगा, इटली की राजधानी रोम में। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये क्या है? UN का एक बॉडी है, UN का बॉडी है। इसके द्वारा अनाउंस किया गया क्या 2023 को हम लोग इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तौर पर मनाएंगे। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तौर पे मनाएंगे 2023 को। इंडिया के रिकमेंडेशन पे ये जो है बताई गई, UN के द्वारा ये बताया गया। अब प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? मिलेट्स को लेके काफ़ी ज़्यादा जोर दे रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। इसको लेके मिलेट्स में एक सॉन्ग, मिलेट्स को लेके, मिलेट्स के प्रमोट और यूज़ ऑफ मिलेट्स को लेके एक सॉन्ग जो है बनाने की बात की जा रही है, और ये सॉन्ग लॉन्च किया जाएगा 16 जून को, यानी कि लॉन्च कर दिया गया कल। इस सॉन्ग्स के जो गायक हैं ये कौन है? सिंगर, ये ग्रैमी अवार्ड विनिंग है, इंडियन अमेरिकन सिंगर है फाल्गुनी शाह। इनके द्वारा ये सॉन्ग जो है गाई गई है फाल्गुनी शाह जी के द्वारा, और इनके जो हस्बैंड हैं उनके द्वारा भी ये कंपोज वगैरह किया गया है इस सॉन्ग को। ये सॉन्ग अभी जो प्राइम मिनिस्टर जाएंगे कहाँ पे? US में, वहाँ पे भी ये सॉन्ग जो है प्ले किए जाएंगे मिलेट्स को लेके। ये बेसिकली सॉन्ग है, इसके प्रमोशन और इसके यूज़ क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। मिलेट्स की हम लोग बात करें तो इसे हम लोग हिंदी में मोटे अनाज कहते हैं। मिलेट्स में आपको काफ़ी सारा न्यूट्रिशन जो है इसमें होता है। फॉर एग्जांपल इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलेंगे, प्रोटीन देखने को मिलेंगे। फैट उतना ज़्यादा मात्रा में नहीं होता, बट कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, खास करके प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसमें मिलेट्स में होता है। इसके अलावा जितने भी विटामिन है, बेसिकली विटामिन B12, साइनिकोबालामिन जिसे हम लोग कहते हैं, फिर B9, फोलिक एसिड जिसे हम लोग कहते हैं, इसमें आयरन जो है काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा मिलेट्स में जो है पाया जाता है। मिलेट्स यानी कि हम लोग जो मोटे अनाज होते हैं उसे कहते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, इन सारे अनाजों को मिलेट्स कहते हैं। और ये B9 और B12 एक ऐसा विटामिन है जो कि फैट के तौर पे कहाँ पे? लीवर में सिंथेसिस होता है, इकलौता ऐसा विटामिन है B12। आपने सुना है ये वाटर सोल्यूबल विटामिन और फैट सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल क्या है? विटामिन B और C। फैट सोल्यूबल क्या है? KEDA, कीड़ा, यानी कि विटामिन K, विटामिन E, विटामिन A, विटामिन D, ये सारे फैट सोल्यूबल है। ये बेसिकली होता क्या है? जो ऐसे विटामिन जिसे हम लोग पानी के साथ सेवन करें उसका, तो वो काफ़ी ज़्यादा शरीर में घुलता है और काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है उससे। यानी कि विटामिन B और C ले, उसके साथ पानी ज़्यादा मात्रा में लेनी चाहिए। बाकी कीड़ा ले, यानी कि KEDA विटामिन ले, उसके साथ फैट लेना चाहिए, यानी कि तेल वगैरह, इन सारे चीज़ों के साथ में वो लेना चाहिए, ताकि इसका पूरा शरीर के द्वारा एब्जॉर्प्शन हो पाए हमारी बॉडी के अंदर। ओके, अब हम लोग मिलेट्स के बारे में बात करें तो मिलेट्स जो था ये 2023 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। 2018 में नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तौर पे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। 2018 को नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। मिलेट्स को प्राइम मिनिस्टर ने श्री अन्न के नाम से संबोधित किया है, श्री अन्न, ANN। और मिलेट्स के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, यानी कि इसकी रिसर्च को लेके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोली गई है कहाँ पे? हैदराबाद में। और मिलेट्स के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट खोली गई है कहाँ पे? न्यू दिल्ली में, जिसे हम लोग कहते हैं मीरा, MIIRA, मीरा। ओके, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। सो ये था मिलेट्स के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। न्यूज़ वाले पेज से देखने को मिलेगा ये बेसिकली न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है हमारे कंट्री में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 रिप्लेस करेगा 1986 का एजुकेशन पॉलिसी को। ये एग्जाम्स में कई सारे पूछे जाते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 किस एजुकेशन पॉलिसी को, यानी कि किस एजुकेशन पॉलिसी को रिप्लेस करने वाला है? तो 1986 का एजुकेशन पॉलिसी को रिप्लेस करने वाला है। इसी के तहत NCERT ने अपने सिलेबस में कई सारे बदलाव किए हैं, इसको लेके ये आर्टिकल में आया हुआ। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें। ओके, प्राइम मिनिस्टर जाने वाले कहाँ पे? US में। US में वो योगा सेशन अटेंड करेंगे UN के हेडक्वार्टर में। UN का हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर, यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन जो हुआ था ये 24 अक्टूबर
1945 में फॉर्मेशन हुआ था यूनाइटेड नेशन का, जब 9 और 6 अगस्त को हिरोशिमा में बॉम्ब अटैक हुआ था। उसके बाद पीस डील की गई थी और 1945 में ये यूएन का सेटअप किया गया था। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, और यहाँ पे योगा सेशन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अटेंड किए जाएंगे। योगा जो है इंडिया की रिकमेंडेशन पे इंटरनेशनल डे ऑफ योगा हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, और फर्स्ट टाइम इसे 2015 में सेलिब्रेट किया गया था, यानी मनाया गया था, और ये 9th एडिशन होगा इस बार 2023 का। और उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर है ये यूएस के कई सारे डेलीगेट्स वगैरह से मिलेंगे, इंडियन डायस्पोरा से भी वहाँ पे मिलेंगे, यानी कि उसको स्पीच वगैरह वहाँ पे दिया जाएगा इनके द्वारा। ना अमेरिकन चिप मेकर कंपनी जो है मैक्रोन, ये इंडिया में विचार कर रहा है, मूलिंग मतलब विचार करना, सोचना, क्या चीज़ को लेके इंडिया में अपना ये फैक्ट्री वगैरह ये इस्टेब्लिश करेंगे। और ये हो सकता है, अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, जब प्राइम मिनिस्टर जाएंगे यूएस में वहाँ पे हो सकता है ये अनाउंसमेंट कर दिया जाए इस कंपनी के द्वारा। अभी रिसेंटली हम लोगों ने 31 MQ-9B प्रीडेटर जो ड्रोन्स है ये लेने की बात किया है, कहाँ से, यूएस से। 39 P9 इसमें MQ-9 ये जो है इसमें से 15 नेवी के द्वारा लिए जाएंगे, 8 एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के द्वारा लिए जाएंगे। 414 जेट इंजन। अच्छा, ये जो MQ-9 से ये किसके द्वारा बनाए जाएंगे, ये एटॉमिक जनरल के द्वारा जो है ये बनाए जाएंगे। एटॉमिक जनरल कंपनी का नाम है, इसके द्वारा बनाए जाएंगे। और जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के द्वारा 414 जेट इंजन्स बनाए जाएंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा, जो कि एक महारत्ना कंपनी है हमारे देश में, और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हेडक्वार्टर आपको इसका बेंगलुरु में देखने को मिलेगा। नाउ जन औषधि केंद्र के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। जन औषधि केंद्र जो है इसके बारे में जेनेरिक ड्रग्स जो है डायबिटीज़, गैस्ट्रिक इश्यूज़ और कार्डियोवास्कुलर के लिए जेनेरिक ड्रग्स जो है काफ़ी मात्रा में बिक रहे हैं जन औषधि केंद्र से। जन औषधि केंद्र जो है हमारे कंट्री में अभी टोटल अराउंड 10,000 के आसपास है, 10,000 होने वाला है, बस कुछ नंबर्स कम है इसमें। 9484 ये जन औषधि केंद्र से है, और 10,000 नंबर जो है पुराने की बात की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। जन औषधि केंद्र में सस्ते दामों पे मेडिसिन मिलते हैं, क्योंकि ये जेनेरिक मेडिसिन होते हैं। जेनेरिक मेडिसिन क्या होता है, बेसिकली किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का जो भी पेटेंट होता है, जो भी फॉर्मूला, बस उसको चेंज करके एक नया मेडिसिन बना देना, इसी को हम लोग जेनेरिक मेडिसिन कहते हैं। रिसेंटली मेडिसिन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो रिसेंटली जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का, जो कि यूएस का एक कंपनी है, इसके द्वारा बेटाक्विलिन जो कि एक टीबी का मेडिसिन है, इसका पेटेंट इंक्रीज करने से गवर्नमेंट ने मना कर दिया। गवर्नमेंट बेसिकली DCGI ने मना कर दिया बेटाक्विलिन के पेटेंट को इंक्रीज करने को लेके। इससे क्या होगा, इससे और कई सारे कंपनी जो है इसके मेडिसिन बनाएंगे बेटाक्विलिन के फॉर्मूले के बेस पे, ताकि इसी को हम लोग तो जेनेरिक मेडिसिन कहते हैं। बेटाक्विलिन का पेटेंट इंक्रीज करने से मना कर दिया गया है DCGI के द्वारा। DCGI के चेयरमैन की बात करें, यानी कि हेड की बात करें अभी तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, हेड जो है हमारे राजीव रघुवंशी जी, अभी आपको DCGI के हेड देखने को मिलेंगे, और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमारा वर्ल्ड वाले पेज से, टोक्यो ने क्या किया है, टोक्यो यानी कि बेसिकली जापान की पार्लियामेंट ने क्या किया है, जो कंसेंट एज है इसको बढ़ा दिया है 13 से लेके 16 तक। वर्ल्ड का सबसे लोवेस्ट कंसेंट एज जो था ये 13 ईयर्स था, अब इसे बढ़ा के 16 साल कर दिया गया। कंसेंट एज क्या होता है, वो एज जहाँ पे लीगली वो पर्सन किसी भी असॉल्ट में दोषी पाया जाए, उसी को हम लोग कंसेंट एज कहते हैं। पहले था 13, अब बढ़ा के कर दिया गया 16 साल, यानी कि 16 साल के जो एज है इससे नीचे माइनर नहीं माना जाएगा। 16 साल से माइनर नहीं माना जाएगा किसी भी पर्सन को, 16 साल से ऊपर को माइनर नहीं माना जाएगा, यानी कि 16 से लेके ऊपर तक किसी भी पर्सन को माइनर नहीं माना जाता है। हमारे कंट्री में 18 से ऊपर, यानी 18 या 18 से ऊपर किसी भी पर्सन को माइनर नहीं माना जाता, इससे नीचे हो तो उसे माइनर माना जाता है। ओके, जापान के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। रिसेंटली G7 समिट जो है हिरोशिमा में कंडक्ट कराया गया है। G7 में 7 मेंबर कंट्रीज देखने को मिलेंगे। कौन कौन सा, यूके, USA, कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी और इसके बाद चाइना के बाद आपको जापान। ये सारे कंट्रीज जो है ये G7 का पार्ट है। G7 के साइडलाइंस में क्वाड ग्रुप का समिट हुआ था इस बार, यानी कि मई में, और ये क्वाड ग्रुप में 4 मेंबर्स हैं, इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। जापान में ही किया गया, और बट ये हेड किया गया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। नेक्स्ट ईयर हम लोग के द्वारा हेड किया जाएगा 2024 में इंडिया के द्वारा, ये न्यू दिल्ली में हेड किया जाएगा। क्वाड ग्रुप के द्वारा एक एक्सरसाइज की जाती है। क्वाड ग्रुप के द्वारा कौन सा एक्सरसाइज, क्वाड ग्रुप के द्वारा जो एक्सरसाइज की जाती है मालाबार एक्सरसाइज, चेन्नई कोस्ट में हम लोगों ने इस बार किया, या नहीं मालाबार एक्सरसाइज जो है ये ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे हम लोगों ने कंडक्ट कराई। इंडियन USA,
इंडियन नेवी, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया का नेवी के द्वारा मालाबार एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई है। ओके, जिस कंट्री के द्वारा होस्ट की जाती है उसी कंट्री के द्वारा एक्सरसाइज कराई जाती है। होस्ट किसके द्वारा कराया गया? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, तो उसी के द्वारा ये मालाबार एक्सरसाइज भी कंडक्ट कराए जाएंगे। यूएस की बात करें, यूएस ने क्या किया है? यूएस क्वाड का ग्रुप है, क्वाड का एक मेंबर है यूएस। तो यूएस से हम लोग कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट कराते हैं। जैसे अजय वॉरियर यूएस से कराते हैं, नहीं यूके से कराते हैं। यूके के साथ हम लोग अजय वॉरियर मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं। इसके बाद यूएस से जो बोल्ड कुरुक्षेत्र है, बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये एक्सरसाइज कराया जाता है इंडियन आर्मी के द्वारा और यूएस आर्मी के द्वारा। बोल्ड कुरुक्षेत्र। वज्र प्रहार भी यूएसए के साथ करते हैं। इसके बाद टाइगर ट्रैम्प ट्रायलेटरल एक्सरसाइज है, यानी कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स तीनों के द्वारा ये ट्रायलेटरल एक्सरसाइज जो है कंडक्ट कराए जाते हैं यूएस के साथ में, टाइगर ट्रम्प। ओके, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यूएस ने क्या कर दिया? ईज कर दिया नॉर्म्स, यानी कि नियम जो है ईज कर दिया, आसान कर दिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ग्रीन कार्ड। क्या होते हैं ग्रीन कार्ड? लॉट्स ऑफ इंडियन इंजीनियर्स कहाँ पे जाते हैं? यूएस में जॉब करते हैं। यहाँ के सिटीजन्स को लेके, यहाँ की जो सिटीजनशिप है ये लेना चाहते हैं। इसको लेके काफ़ी सारे यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, काफ़ी सारे नियम बने हुए हैं। इसको आसान कर दिया गया है यूएस के द्वारा। अब ये इंजीनियर्स जो हैं, ये जो पर्सन है जो कि इंडिया से गए हुए हैं यूएस में और यहाँ पे सिटीजनशिप लेना चाहते हैं यूएस का, इसके नियम, सिटीजनशिप लेने के नियम को आसान कर दिया गया है यूएसए के द्वारा। इसी को लेके ये आर्टिकल आया हुआ है, बाकी इसमें कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। सो ये था ग्रीन कार्ड। ओके, सो ये था आज का आर्टिकल। अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपसे पूछा गया था। ये क्वेश्चन क्या था? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? आपको ये बात बतानी है। मिनिस्ट्री के अंदर इसलिए मैंने आपसे पूछा क्योंकि अब एग्जाम्स का लेवल बढ़ रहा है। अब ये नहीं पूछा जा रहा है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हेड कौन है, कम ही पूछा जाता है, बट इसके अंदर भी लेवल बढ़ाया जा रहा है। रिसेंटली हमने देखा था BRO का पूछा हुआ था, BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। ये भी एग्जाम्स में आए हुए हैं। ये नहीं पूछा जा रहा BRO का हेड अभी कौन है। ओके, IMD का हेड जो मृत्युंजय मोहपात्रा जी मैंने आपको बताया। इसके बाद IMD जो आती है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आती है। और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत जो आती है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस हमारे अभी कौन देखने को मिलेंगे? किरण रिजिजू जी, जो कि पहले लॉ मिनिस्टर थे और अभी लॉ मिनिस्टर बन गए हैं। अर्जुन राम मेघवाल जी, जो कि बीकानेर कॉन्स्टिट्यूएंसी से है। किरण रिजिजू कहाँ से है? ये अरुणाचल वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से है। अच्छा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड साइंस के अंतर्गत नहीं आती है। आपको इससे कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आती है किसके अंदर में? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर में। और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस रिसेंटली जो मत्स्य 6000 इनिशिएटिव है ये लॉन्च किया है। इससे क्या करेंगे? जो समुद्र है वहाँ पे 6000 यानी कि 6 किलोमीटर अंदर जाके, डीप जाके उस वहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेगी ये मत्स्य। एक बेसिकली इंस्ट्रूमेंट है, ये जाएगी 6000 किलोमीटर अंदर जाके, डीप जाके ये क्या करेगी? वहाँ पे एक्सकावेशंस वगैरह करेंगे, वहाँ के बारे में रिसर्च वगैरह करेंगे, वहाँ के बारे में पता लगाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा ये जो है ये प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया है। ओके, सो ये था आज का आर्टिकल। मिलेंगे हम लोग कल, यानी कि 18 जून को। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।